हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं पढ़ने। और लास्ट इस सबसे लास्ट हमारा इससे लास्ट हमारा PQRS हुआ है। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत समझ में आया। वो बहुत बहुत ओवरवेलमिंग रिव्यूज़ हैं। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। बहुत बहुत मतलब मैं ओवरवेलम हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है PQRS को लेके। मुझे लगता है कि मेरा छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस है आपके काम आया। और उसी को देखते हुए अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ क्या सारे लेके आया हूँ। लास्ट टाइम 89 क्वेश्चंस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के आए थे। मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर के 9 सेट में फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग 80 के आसपास सवाल थे। तो आप 80 नहीं, 89 के आसपास सवाल थे। तो आप लगा लो कि हर एक शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं। और मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ कि इन 10 क्वेश्चन में से लगभग, जो मेरा एनालिसिस कहता है, अगर आप लोग थोड़ा समझ रहे हो इस बात को, हर एक सेट में 10 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में प्रपोजिशन के थे। जब आप देखोगे तो उसमें देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रपोजिशन के हैं। 89 क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रपोजिशन के हैं। और बहुत आसान आए थे। मैं आपसे कहूँ फिल इन द ब्लैंक भारी आया था? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं थे। कुछ एक दो बच्चों के नसीब में कहीं आ गया होगा, वो मुश्किल पड़ गया। बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं है। आप देखोगे मज़ा आएगा। और देखते हैं, मतलब एक सवा घंटे से 1.5 घंटे में पूरा हो गया तो सारे आज ही करा दूंगा वन शॉट में। टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे लगता है कम हो पाएंगे, तो फिर 2 क्लास में कर लेंगे। 2 से ज़्यादा इसमें लगेंगी नहीं 90 क्वेश्चंस में, क्योंकि आसान काम है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है भाई, बढ़िया से हमारी PPT तैयार है शायद कुछ। SSC स्टेनोग्राफर 2025 फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। हालांकि उनको ग्रामर की नॉलेज थोड़ी कम है मुझे लगता है। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आओ। पहला क्वेश्चन देखो यार। PPT मुझे लगता है, हालांकि ये ऊपर वाली लाइन जो लग रही है मुझे व्हाइट कलर की होनी चाहिए थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सॉरी, ब्लैक कलर की होनी चाहिए थी, व्हाइट है। लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम, है ना। आ जाओ, शुरू करते हैं यार। पहला क्वेश्चन देखो। आप कह रहे हो देयर इज आर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी, कि भाई ये 1 घंटा बचा है। देखो, अगर आप आर कह रहे हो, आर लेफ्ट, अगर आपने आर लेफ्ट बताया है तो एक बात तो पक्की है कि मैंने नहीं आएगा। वैसे तो तुमने आंसर सबने लगा लिया होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ, तुम्हारा ना, जिसको आता है बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा ये बेकार की बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बढ़ा लो आगे, मर्जी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर देता जाऊँगा हर सेंटेंस में तुम्हें काम की बात। मैनी है तो मैनी के साथ तो आर्स आता, ठीक है नहीं। तो एक बात तो पक्की है, ये गलत हो गया। दूसरा, अगर और की बात करूं, आ से लिखा जाएगा। हिंदी में स्वर से स्टार्ट, हिंदी के स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ ए का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? एन का। तो आंसर मेरा बी फॉर बॉल हो जाएगा। सवाल उठता है दा क्यों नहीं आया। दा इसलिए नहीं आया क्योंकि बच्चे, ये जो आर है ना, ये जनरल सेंस में यूज हुआ है। किस सेंस में यूज हुआ है? जनरल में। अगर इस आर के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम एक ही जगह क्या लिख देते? दा लिख देते। दार, उस घंटे की बात चल रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको एक दिखाना है। यहाँ पर क्या दिखाना है? एक दिखाना है। अगर आपको पता हो, मैं आपसे कहूँ वन की वीकर फॉर्म क्या होती? ए या एन ही होती। वन की वीकर फॉर्म ए या एन है। कहने का मतलब है कहीं किसी जगह पे आपने ए या एन लिख रखा है तो हो सकता है उसका मतलब किससे हो? वन से हो। हालांकि जो है ए या एन का मतलब किससे भी निकल सकता है? एन ही से भी निकल सकता है, लेकिन वो बहुत सेकेंडरी बात है, डिटेल में जाएंगे तो। लेकिन इन जनरल में कह सकता हूँ ए या एन जो है उसका मतलब वन से भी होता है। यहाँ पर आप फिलहाल 1 घंटा कहना चाह रहे हो, इसलिए एक को कहने के लिए ए आ सकता था या एन आ सकता था। आपने एन का यूज़ किया क्योंकि हिंदी के स्वर से जो शब्द स्टार्ट होते हैं उनके साथ किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, ठीक है भाई। अगर तुम समझते हो तो लिसन के साथ किसका यूज़ करते हैं साहब? टू का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है सबको पता होगा, नहीं पता है तो भाई तुम पीछे चल रहे हो तैयारी में। लिसन के साथ जनरली टू आता है ना। लिसन के साथ जनरली क्या आता है? टू आता है। देखो, आंसर हो गया टू। लेकिन मैं एक काम की बात तुम्हें बता सकता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक होता है टू, एक होता है विद। ध्यान देना, एक होता है टू, एक होता है विद। अगर वन वे कॉन्वो है ना, तो उसके लिए जनरली टू का यूज होता है। जैसे कन्वर्सेशन, कॉन्वो का मतलब कन्वर्सेशन से ही है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वो सिंगल साइडेड चल रही है ना, तो उसको आप किसका यूज करेंगे? मतलब उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? जनरली टू का यूज करते हैं। और विद जो है वो डबल साइड, तो क्या जब वन भी लिख दिया तो टू वे कॉन्वो के लिए किसका यूज करते हैं साहब? विद का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं, आई आई टॉक टू हिम, आई टॉक्ड विद हिम। मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है, टॉक टू हिम या टॉक्ड विद हिम?
सोच के देखो, बोलने में तो विद अच्छा लग रहा है, बोलने में कौन अच्छा लग रहा है, बोलने में तो विद अच्छा लग रहा है। आई टॉक टू हिम, आई टॉक्ड विद हिम, तो मैंने उससे बात करी और मैंने उससे बात करी, लेकिन सेंटेंस दोनों सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग जाता है थोड़ा सा। आई टॉक टू हिम का मतलब है सिंगल साइडेड कन्वर्सेशन थी, आई टॉक टू हिम का मतलब मैंने उससे बात करी, लेकिन टू जो लगाए ना आपने, टू दिखाएगा किसको, मैंने आपको बताया टू दिखाएगा वन वे कन्वर्सेशन को। मैंने उससे बात करी, उसने मुझसे बात नहीं करी, या मतलब ऐसा है कि जब कन्वर्सेशन चल रही थी ओनली आई वॉज स्पीकिंग, केवल मैं बात कर रहा था, तो आई टॉक टू हिम का मतलब मैंने बोला, उसने सुना। आई टॉक्ड विद हिम का मतलब है कन्वर्सेशन टू वे थी, मैंने उससे बात करी, उसने मुझसे बात करी, दोनों आपस में बात करी, दोनों ने बोला, तो आप किसका यूज कर देते हैं, विद का। और अगर आप लिसन की बात कर रहे हैं, लिसन का मतलब सुनो, जब आपने सुनो कह दिया तो सोच के देखो, जब आप किसी को कह रहे हो मेरी बात सुनो, इसका मतलब यू आर द ओनली वन हु इज स्पीकिंग, जो केवल आप ही अगर बोल रहे हैं, तो मैंने कहा वन वे कन्वर्सेशन। और इन जनरल किसका यूज कर दो, टू का। हालांकि ये भी कह सकते हैं, तो जो है अगर आप लिसन टू मी कहते हैं, या लिसन टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, और रिसीवर के लिए किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं, रिसीव करने वाला, लिसन टू मी, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। तो आप ये कह रहे हो तो रिसीवर वाली बात भी कह लो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ आपके काम की हो सकती है, ठीक है। बाकी लिसन के साथ टू आता है, ध्यान रखने की बात है। देखो मैं, पता है क्या, इस बात को मैं समझा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, कभी तुम सोचो बहुत सी प्रपोजिशन है जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ उसके साथ ये क्यों आई, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बताऊं, मैं तो बन गया टीचर, तुम्हें नहीं बनना है ना, तुम्हें पेपर पास करना है, तो बहुत ज़्यादा जहां मुझे लगता है जो चीज़ बहुत ज़रूरी होगी ना बताने के लिए कि यार ये चीज़ काम आ सकती है तुम्हारे कुछ, अब जैसे एक आइडियोलॉजी हो सकती है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, कि आपको समझा दूं, लेकिन मैं अगर कहूं कि उस बात को समझाने में अगर घंटा सवा घंटा लग गया, या उस कॉन्सेप्ट को देने में घंटा सवा घंटा लग गया, तो मुझे लगता नहीं उस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को तुम्हें ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिमांड है कि भाई ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये छोटी सी चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। बाकी अगर हाँ कोई ऐसी चीज होगी जिसके पीछे बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, या इस कॉन्सेप्ट के बिना काम ही नहीं चलेगा, वो तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, वो चीज मैं तुम्हें बताता हुआ चलूंगा, उसकी टेंशन ना लो। और इस चीज के लिए तुम मुझ पर विश्वास इसलिए कर सकते हो क्योंकि भाई मैंने भी पढ़ाई करी है, अपने टाइम में सिलेक्शन लिया है, नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ है, तो मुझे लगता है आपको इस चीज़ का तो एटलीस्ट विश्वास हो गई। और बाकी मुझे लगता है 7-8 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ा भी लिया, तो जस्ट बिलीव इन मी कि हाँ मैं चीज़ें जो है वही आपको एक्सप्लेन करूंगा जहां जेन्युइनली जरूरत होगी कि यार ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मैंने टू और विद बताया, तो उसका रीजन यही है कि वो शायद तुम कहीं ना कहीं तुम कभी फंसो तो वो तुम्हारे दिमाग में आए तो काम आ सकता है। बाकी लिसन के साथ टू आएगा ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ नहीं हो सकता है ना। देखो इनडिफरेंट, भाई साहब इनडिफरेंट के साथ टू का यूज करते हैं, इनडिफरेंट के साथ क्या आता है, टू आता है, ठीक है नहीं, इनडिफरेंट टू, ऑब्जेक्ट टू, ये जनरली टू लेते हैं भाई साहब। अब थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, मुझे लगता नहीं मैं कुछ आगे बता पाऊंगा आगे, ठीक है। जॉबिन हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, ही जॉबिन जो है पूरे दिन से काम कर रहा है, हैज़ बीन वर्किंग है ना, काम कर रहा है पूरे दिन से। अगर मैं आपसे कहूँ ही टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, वो टायर हो जाएगा, अरे पूरे दिन से तो काम कर रहा है तो फ्यूचर कैसे दिखा दोगे, मस्ट बी, ठीक है साहब कह दे, शैल बी, वो थका हुआ होगा, ही कैन बी। देखो अगर मैं शैल की बात करूं तो फ्यूचर दिखाएगा, इन जनरल तो फ्यूचर ही दिखाता है। अगर मैं कैन की बात करूं साहब, एबिलिटी दिखा सकता है इतना साफ कैसे लिखा गया, क्या दिखा सकता है, एबिलिटी दिखा सकता है, अरे हाँ है ना। तो बस इतनी सी कहानी है, मैं कह रहा हूं कैन दिखा सकता है एबिलिटी, शेल दिखा सकता है फ्यूचर, ठीक है। और मस्ट किस लिए आता है भाई, अगर आप बात को कह रहे हो कि हाँ जी ये चीज़ होगी ही होगी, है ना, जब आपको दिखाना है कि ये चीज़ होगी ही होगी, जब आप श्योर हो, जब आपके पास रीज़न टू बी श्योर हो बात की, भाई ये बात जरूरी है, पक्का मेरे पास रीज़न है श्योर होने का, तब ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं, मस्ट बी का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है आपको मस्ट बी का मतलब मस्ट का यूज़ करते हैं, मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप जब देखो दो चीज़ें होती हैं, जब आपके पास सेंटेंस में नॉर्मल दे रखा है कि बारिश पड़ सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, आप मान लो हो सकता है पड़े, हो सकता है ना पड़े, तो आप मे बी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ मस्ट, आपने मस्ट कह दिया, तो मस्ट बी का मतलब है आपके पास कोई ना कोई रीज़न है सेंटेंस में श्योर होने का, है ना। आई मे बी गो देयर, है ना, हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ, हो सकता है जाऊँ, हो सकता है ना जाऊँ, लेकिन आपने मस्ट कह दिया। मस्ट का मतलब आपके पास कोई ना कोई रीज़न जरूर होगा वो काम को करने का। जब आपने बता दिया कि भाई पूरे दिन काम करा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो थका ही होगा, और थका ही होगा तो श्योरिटी जब मिल जाए तो फिर जनरली किसका यूज़ ही करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। डी फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन। भाई देखो अब ये 4 शब्द इन्होंने देख लिए, दे दिए हैं, मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है नहीं बताओ। देखो एक तो जॉब करना होता है, एक तो टू मेंशन समथिंग, ठीक है नहीं,
अगर मैं इस साइट की बात करूं, ठीक है, एक SIT साइट ऊपर है, साइट का मतलब तो किसी जगह की बात है, प्लेस की बात है, ठीक है नहीं, और साइट का मतलब तो दृश्य से होगा। अगर मैं हिंदी में कहूं क्या, दृश्य, या मैं कह सकता हूं एक्ट ऑफ सीइंग। किसी चीज़ को देख रहे हैं आप, तो वो बेसिकली आपकी नज़र जो है ना वो क्या है, साइट है। मैं अपनी नज़र से तुम्हें देख रहा हूँ, ये साइट है, या तुम अपनी नज़र से मुझे देख रहे हो, साइट है। और SIT साइट का मतलब है भाई प्लेस, ठीक है नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात चल रही होगी, सेंटेंस पढ़ के देख लो। इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट। अरे इंजीनियर ने दृश्य वो विजिट करा होगा, किसी को मेंशन करा होगा, या किसी जगह पर विजिट करा होगा, जगह पर। और जगह के लिए क्या लगाओगे, A फॉर एप्पल लगाओगे। बात समझ में। ये CYT साइट भाई देख लेना, मुझे तो मेरी नज़र में तो कुछ है नहीं, या होगा तो मुझे याद नहीं भाई, कुछ होता होगा मीनिंग इसका, देख लेना एक बार, गूगल कर लेना। नेक्स्ट देखो, द वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटिफुल। भाई बताओ, वायलिनिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल क्या बजाया। मुझे लगता है आंसर तुम अगर समझ पा रहे हो, मटर की बात चल रही है, रफ्तार की बात चल रही है, शांति की बात चल रही है। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं भी पता, ठीक है नहीं, तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, रिटन म्यूजिकल क्रिएशन। देखो वैसे पता है, तुम्हें मीनिंग ना भी पता हो तो काम चल जाएगा। ये जो पीस की बात चल रही है, मटर है, ठीक है। ये पेस क्या है, इसको तुम रफ्तार सिंह कह सकते हो, ठीक है। पेस, ये पीस, ये शांति वाला पीस हो गया साहब, ठीक है। क्या बचा, आप तुम खुद देखो कि भाई उसने क्या बजाया, वायलिनिस्ट ने बजाया है, तो कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड बजाया होगा, म्यूजिक से, मतलब बजाने की बात चल रही है, पीस हो जाएगा। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता था तो तुम्हें ये बात, ये तीनों मीनिंग इतने कॉमन है, एग्जामिनर ने कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं दिया, तुम्हें नहीं भी पता तो भी काम चल जाता है। ये देख लो, ये तीनों इतने इतने ईजी मीनिंग्स हैं कि तुम अंडरस्टूड है कि आंसर क्या बनेगा, A फॉर एप्पल बनेगा यार। नेक्स्ट देखो, शी वॉज एब्जॉर्ब्ड। भाई एब्जॉर्व के साथ प्रपोजिशन पूछी है, मुझे लगता है एब्जॉर्व इन आएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। देखो एब्जॉर्व इन जो होता है, मतलब मीनिंग की अगर मैं बात करूं, देखो एब्जॉर्व करना, किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्व करना होता है, सोख लेना, है ना। एब्जॉर्व कर लिया तुमने, किसी चीज़ को सोख लिया, तो सोखा किसी चीज़ के अंदर ही जाएगा, कि भाई पेपर के अंदर पेपर ने पानी सोख लिया अपने अंदर। तो एब्जॉर्व के साथ इनका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक अगर यहाँ से लगा सकते हो। बीइंग कंप्लीटली फोकस, शी वॉज एब्जॉर्व इन रीडिंग, कि वो बहुत ज़्यादा रीडिंग जब कर रही थी, फोकस थी, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड। अब भाई सेटिस्फाई के साथ क्या प्रपोजिशन आती है, विद आता है। सेटिस्फाई क्या होता है, सेटिस्फाई विद, किस चीज़ से सेटिस्फाई हुआ, विद द वर्क। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, सेटिस्फाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कई बार सेटिस्फाई के साथ वो जो है क्या क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है यूज़ का ध्यान रखना भाई। सेटिस्फाई अगर लिखा है तो सेटिस्फाई के साथ जनरली किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते ही करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ बाय ईटिंग सम गुड फूड। अच्छा खाना खाने के बाद उसने खुद को सेटिस्फाई कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ ही सेटिस्फाई हिमसेल्फ, उसने खुद को सेटिस्फाई किया। तो सेटिस्फाई एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, अगर सेटिस्फाई के साथ क्या ना रखा हो, ऑब्जेक्ट ना रखा हो। अब तुम कहो भैया यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो वॉज सेटिस्फाइड, अरे पैसिव है भाई साहब, ठीक है नहीं, क्या है ये, पैसिव है, ठीक है। पैसिव क्या, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। पैसिव तो कई बार वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं भी होता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेटिस्फाई के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी साहब, विद आएगी। नेक्स्ट देखो, हरी इज मोस्ट टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, टैलेंटर, ओहो मोर टैलेंटेड। बताओ साहब क्या कहेंगे। देखो अगर तुम समझदार हो तो देन आ गया है साहब। देन होता है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कहीं भी देन आ जाएगा तो आपको ये पता हो कि देन जो है वो बिरादरी से क्या है, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है साहब। अगर वो कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन है बच्चे, तो फिर सीधी सी बात है, कंपैरिजन की बात चल रही है, तो देन के साथ कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा ठीक है, वेरी टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंटर। ये तो भाई सब ER तो आप लगा नहीं सकते, टैलेंट में लगा दोगे ER नहीं लगेगा कुछ अगर तुम ऐसा सोच पाए ना तो समझ लो जो है समय खराब चल रहा है। टैलेंट के साथ ER नहीं लगेगा। कई बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट लगा के उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। टैलेंट उनमें से एक शब्द है,
इसके साथ इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनेगी और सुपरलेटिव क्या लगा के बनेगी, मोस्ट लगा के। लेकिन हमें देन आया है तो सुपरलेटिव तो चाहिए नहीं, तो मोस्ट की जरूरत नहीं है, मोस्ट की वजह से हमने इसको गलत कर दिया। हाँ मोर आया है, कंपैरेटिव डिग्री है साहब, बिल्कुल है। अब जरा इधर देख लो, मैं आपसे कहूँ वेरी टैलेंटेड और मोर टैलेंटेड, यार अगर आपने वेरी लगाया है तो वेरी इस बात को प्रूव करता है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। वेरी किसको बताता है, पॉजिटिव डिग्री को बताता है। जनरली वेरी के साथ आती ही कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। मतलब आने को तो वेरी के साथ सुपरलेटिव भी आ जाती है, लेकिन वेरी के साथ कंपैरेटिव नहीं आती, ध्यान रखना। इन जनरल ऐसा होता है कि वेरी के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। अगर बात समझे हो तो ये भी काट लो। हालांकि तुम ये भी समझ गए होंगे यहाँ पे मोर वगैरह कुछ आया नहीं है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, और मोर यहाँ आया है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा साहब, सी फॉर कैट बनेगा। कुछ बताने की खास आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो साहब, नेक्स्ट देखो, सस्पेक्टेड, भाई सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, द सोल्जर्स वर सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड ऑफ वॉट, सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग, किसी चीज को लेकर सस्पेक्टेड थे, ऑफ बीइंग अ स्पाई एंड वॉज पुट बिहाइंड द बार्स, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, सस्पेक्टेड ऑफ आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, गोइंग टू, यू थिंक इट इज गोइंग टू दिस आफ्टरनून। यार एक बात बताओ, अगर मैं मान भी लूं, ठीक है नहीं, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो यार एक बात तो पता होगा, होने वाली है इस आफ्टरनून को, इस आफ्टरनून को क्या होगी, बारिश होगी साहब, इस आफ्टरनून को क्या होगी बारिश होगी, इतना तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात कर लूँ किसकी, ये वाला जो रेन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो तुमने देखा कि घोड़े के मुंह में जो लगी होती है, उस घोड़े की नाल जो होती है उसके लिए REN का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। अब मुझे वैसे तो पता नहीं इसको ऐसे क्या बोलेंगे, जो घोड़े की नाल वगैरह होती है, ऐसा कुछ, मतलब इस काइंड ऑफ ये शब्द है। तो रेन का अगर मैं बात करूं, उसके अलावा अगर उसकी बात करें जो REIGN है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है साहब। जनरली हम शासन करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है नहीं, शासन करने के लिए, ठीक है। देखो एक चीज और है, अगर ये नाउन बनेगा तो इसका मतलब तो क्या ही होगा, है ना, इसका मतलब होगा शासन से, ठीक है साहब, किससे होगा, शासन से। लेकिन टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, ठीक है, ये हमारा ही हो गया। तो इसका ध्यान रखना यार, ये ठीक शब्द है थोड़ा सा जरा, मतलब पेपर में ही जनरली आपको मिल जाएगा। जैसे ये वाले शब्द हैं, इसकी बात करूं, ये पेपर में जनरली नहीं मिलते, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा नेक्स्ट चलो। या तो इंचार्ज होना रेन हो सकता है या फिर शासन करना रेन हो सकता है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, और इन जनरल आपको यही वाला मीनिंग मिलेगा, है ना, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, शासन करने से ही आएगा। द बैगर वॉज ब्लाइंड, भाई ये वाला सेम सेंटेंस अगर तुम मेरे से पढ़े हो तो मैं तुम्हें एरर में बता चुका हूँ, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट बता चुका हूँ नहीं एरर में। तो आपको पता होना चाहिए भाई, मतलब एक आंख से ब्लाइंड के लिए किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ये सेम सेंटेंस है, ये किसी और शिफ्ट में आया होगा, अब ये किसी और शिफ्ट में आ गया। ब्लाइंड इन वन आई होता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है, ठीक है। पिछली बार एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, बाकी इसको प्रपोजिशन में भी गिन सकते हो, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सोल्जर्स ने क्या कर दिया अपनी लाइफ को, द सोल्जर्स लेड डाउन हिज लाइफ द नेशन, राष्ट्र के लिए क्या कर दिया। अब देखो, अगर मैं पूछूं किसके लिए करी है, तो आप कहेंगे सोल्जर्स जो है ले डाउन हिज लाइफ, उन्होंने अपनी, ले डाउन मतलब निछावर कर देना, उन्होंने अपनी लाइफ को निछावर कर दिया। किसके लिए कर दिया, देश के लिए कर दिया। अब यार किसके लिए कर दिया, तो 4 आप लगा लो, है ना। पर्पस क्या था कि जी देश था, निछावर कर दिया किसके लिए, देश के लिए। तो ले डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। ही वी स्पेंट एन व्हाट। देखो अगर एक बात तुम समझ रहे हो तो डे नाउन है, और नाउन से पहले किसका यूज करोगे, एडजेक्टिव का। नाउन से पहले किसका यूज करोगे, एडजेक्टिव का। तो अगर तुम एक बात समझ रहे हो तो यहाँ पे आएगा तो एडजेक्टिव बेटे। अगर तुम ये बात नहीं समझ पाए कि एडजेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ही आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ किसकी, एंजॉयमेंट की, जिस शब्द के लास्ट में MENT लग जाता है बच्चे, वो बन जाता नाउन। ये हो गया गलत, ठीक है। एंजॉयबल, एंजॉइंग, एंजॉयड। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ING फॉर्म है। मतलब क्वेश्चन समझने लायक है वास्तव में। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये एबल लगा है, जिस शब्द के साथ एबल या एबल लग जाता है साहब, वो जेन्युइनली क्या है, एडजेक्टिव ही है।
अच्छा एक बात बताओ, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम अगर समझते हो, तुम थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत तुमने इंग्लिश पढ़ी है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के दोनों ही क्या बन सकती हैं? एडजेक्टिव बन सकती हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, वो भी क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, हमने वी स्पेंट अ डे एट स्कूल यस्टरडे, हमने स्कूल में एक जो है दिन अपना बिताया, आप ये कहना चाह रहे हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि इंजॉयबल लगा दूं या इंजॉइंग या इंजॉयड लगा दूं, दोनों में क्या फर्क हो सकता है? तो इन जनरल पता क्या होता है बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि इंजॉइंग इंजॉयड या इंजॉयबल में क्या फर्क है, तो इन जनरल फर्क यही है। अगर आप एडजेक्टिव को किसके थ्रू बना रहे हो? अगर आप एडजेक्टिव को वर्ब के थ्रू बना रहे हो, है ना, ध्यान रखना, ये केवल इस सेंटेंस के लिए नहीं है, ये हर एक सेंटेंस के लिए है कि अगर आप एडजेक्टिव को वर्ब के थ्रू बना रहे हो, किसके थ्रू? वर्ब के थ्रू। आपने वर्ब से एडजेक्टिव बनाया, चाहे वो आईएनजी लगा के बनाया, चाहे वो थर्ड फॉर्म लगा के बनाया, अगर आपने वर्ब से एडजेक्टिव बनाया तो ये बात ध्यान रखने की है कि वो जनरली एक्शन को दिखाएगा, ना कि स्टेट को। जनरली किसको दिखाएगा? एक्शन को दिखाएगा, ना कि किसको? स्टेट को। कहने का मतलब है एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव ये भी है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप ये समझो कि सेंटेंस में आपको एक्शन दिखाने वाला एडजेक्टिव चाहिए या स्टेट दिखाने वाला एडजेक्टिव चाहिए? आपका काम खत्म हो गया। हमने एक जो है कैसा दिन बिताया? बहुत ज्यादा इंजॉयबल डे, बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाला दिन बिताया। काम खत्म हो चुका, एक्शन खत्म हो चुका। आपको स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? स्टेट। और स्टेट को दिखाने वाला एडजेक्टिव क्या होगा साहब? मेरा इंजॉयबल, है ना? क्या होगा? इंजॉयबल होगा। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दो एडजेक्टिव है, मैंने आपसे कहा डेड और डाइड। मैं आपसे पूछूं डेड और डाइड में क्या फर्क है? किसी के लिए मैं कहा डाइड मतलब मर गया और डेड मतलब मरा हुआ, हिंदी हम निकालते हैं। मैं आपसे पूछूं दोनों में क्या फर्क है? दोनों एडजेक्टिव हैं। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? पास्ट पार्टिसिपल बनती है। पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सही है, क्या समस्या यार? वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है, बनती है। ये एडजेक्टिव अपने मूल रूप में है। डेड एक शब्द है, डेड मतलब मरा हुआ, एक एडजेक्टिव है। तो मैं तू पूछूं दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं पूछूं फर्क कैसे करोगे? भाई ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के थ्रू बना है वो एक्शन को दिखाएगा, स्टेट को नहीं दिखा पाएगा वो। समझे? तुम कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई एक्शन दिखा रहे होंगे तब तुम डाइड का यूज करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं डाइड कहां आएगा? भाई जहां एक्शन की बात हुई, एडजेक्टिव तो बनेगा, एक्शन दिखाएगा। बनेगा तो क्या ही? एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन एडजेक्टिव कैसा? जो किसी एक्शन को दिखा रहा हूं। मैं पूछूं डेड क्या है? डेड भी एडजेक्टिव है साहब, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? डेड है वो जो स्टेट को दिखाएगा। ठीक है नहीं? मैं कहता हूं ही इज डेड, ही इज डेड स्टेट है, वो मर गया, ही इज डेड। या मैं पूछूं कि उसकी कंडीशन क्या है? बोले ही इज डेड, मर गया, स्टेट है ना? आप कह रहे हो कि ही डाइड, अगर आपने डाइड दिखाया तो डाइड क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है नहीं? तो बस वही है, ही इज डेड जो है स्टेट दिखा रहा है, उसमें कुछ हुआ नहीं एक्शन, क्योंकि इज एम आर आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गई। हालांकि चलो मैं ज़्यादा बताऊंगा, हो सकता है आधे बच्चों के ऊपर से निकल जाए, लेकिन हाँ फर्क इतना ही होता है एडजेक्टिव में। अगर आप वर्ब से बना रहे हो तो स्टेट को दिखाता है, और अगर जनरल शब्द है जो उसकी जो है ही वो एडजेक्टिव, अब उसका मूल रूप ही एडजेक्टिव है, उस सिचुएशन में वो एडजेक्टिव स्टेट को दिखाता है। कभी ऐसी जगह फंस जाओ तो हो सकता है ये चीज़ तुम्हारे काम आ जाए। बाकी मेरे से पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे जैसे कोई और एग्जाम्पल आएगा अच्छा समझने लायक, यहाँ तो हालांकि सिचुएशन है नहीं वैसी, कोई अच्छा एग्जाम्पल आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलो। शी इज गुड। अब देखो ये सेम एग्जांपल आया गुड एट और बैड एट वाला। गुड एट एग्जांपल आया, मैंने आपको एरर में पढ़ाया होगा या सेंटेंस इंप्रूव में पढ़ाया होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए भाई गुड एट और बैड एट होता है। गुड के साथ एट लगाते हैं और बैड के साथ एट लगाते हैं साहब। ठीक है नहीं? गुड एट बैड एट। ठीक है नहीं? किसी चीज़ में अच्छा होना बुरा होना। अगर आप प्रोनाउन पढ़ते हो तो मैं प्रोनाउन में भी ये वाली बात पढ़ाता हूँ। जब पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में हम एक सीक्वेंस पढ़ते हैं, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कि अगर तीनों प्रोनाउन साथ में आ जाए तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन ये किसके लिए लगाते हैं? गुड एट के लिए। तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि गुड के साथ क्या लगाते हैं? एट लगा देते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इतना कॉमन टर्म है कि आपको प्रोनाउन भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, प्रोपोजिशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? अगर तुमने कोई बुरा काम कर दिया तो बैड एट, जब कोई बुरा काम करते हो तो उसके लिए सीक्वेंस क्या होता है? प्रोनाउन का 1 2 3 होता है। तो ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं तो वहां भी आपको याद होना चाहिए कि भाई एट आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, कुल मिला के एट आएगा तो आंसर ये हो जाएगा, द फूड इज गुड, एनुअली गुड, एक्सट्रीमली गुड, कॉशियसली गुड और बोल्डली गुड। यार ये शब्द अगर तुम देख के नहीं पहचान पा रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है नहीं? एनुअली मतलब वार्षिक रूप से, है ना? एनुअली मतलब सालाना। ठीक है? कॉशियसली मतलब एकदम चौकन्ने रूप से, बोल्डली मतलब एकदम बहादुरी से, और एक्सट्रीमली मतलब बहुत अच्छा। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। तो तुम बताओ, तुम कहना चाह रहे हो खाना बहुत अच्छा है तो एक्सट्रीमली का यूज करो, बेहतर होगा। बाकी कोई मीनिंग है नहीं। और पता है ऑप्शन इतने बकवास दे रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 17 नंबर देखो, ही इज एफ्रेड। भाई एफ्रेड के साथ किसका यूज करते हैं?
एफ्रेड के साथ ऑफ आता है तो पता होगा ही इज एफ्रेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पुलिस लुक्ड द मैटर। अब भाई लुक्ड, लुक्ड का मतलब क्या है, लुक्ड के साथ क्या कहोगे? देखो लुक के साथ एक तो लुक आफ्टर होता है, देखभाल करना, फिलहाल आफ्टर तो है नहीं। अब दूसरी बात, पुलिस मैटर की देखभाल भी नहीं करेगी, पुलिस तो जांच पड़ताल करेगी ना। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो जांच पड़ताल, पुलिस देखभाल क्या करेगी? लुक आफ्टर होता है देखभाल, तुमने मम्मी पापा की देखभाल करी तो लुक आफ्टर हो गया। पुलिस करेगी छानबीन, और छानबीन करेगी तो लुक इनटू। लुक इनटू होता है टू इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू होता है टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है साहब, टू इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू। तो पुलिस क्या करेगी? छानबीन करेगी साहब। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि आपके पास क्या क्या प्रपोजिशन है, फोर है, एट है और बाय है। फोर है, एट है और क्या है? बाय है ना। तो अगर मैं बात करूं, मतलब देखो इनटू तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा लुक एट तो देखने के लिए आएगा, तुम किसी की तरफ देख रहे हो। मैंने तुमसे बताया था एक बार, तुम्हें याद हो कि देखने के लिए, अगर तुम्हें याद हो, टारगेट की प्रपोजिशन एट होती है ना। टारगेट की प्रपोजिशन क्या होती है? एट। अगर तुम किसी की तरफ देख रहे हो, है ना, किसी की तरफ घूर रहे हो तो गेज एट आता है। किसी की तरफ तुमने बंदूक चला दी, है ना, या बंदूक निशाना कर लिया, एम एट हो गया, टारगेट एट हो गया। तुम किसी की तरफ हंसे तो लाफ एट हो गया। तो ये सारी की सारी प्रपोजिशन कैसी है? टारगेट की प्रपोजिशन है। तो लुक के साथ भी एट आ सकता है, लुक के साथ भी क्या आ सकता है? एट आ सकता है। तो लुक एट की बात कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखने के लिए ही वो यूज होगा, ठीक है। अगर उसके अलावा बात कर लूं, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। बाकी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, देखो दो प्रपोजिशन खास करके लुक के लिए तुम याद रख सकते हो, लुक अप और लुक फॉर, ठीक है, जो पूछी जाती हैं। देखो मैं आपसे पूछूं कि लुक अप और लुक फॉर में क्या डिफरेंस है, तो तुम ये समझो लुक अप और लुक फॉर दोनों का मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए सर्च करना। लेकिन लुक अप आता है किसके लिए? डिक्शनरी के लिए, ठीक है। नहीं, लुकअप जो है किसके लिए आता है? डिक्शनरी के लिए आता है। लुकअप किसके लिए आता है? डिक्शनरी के लिए आता है, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं लुक फॉर है टू सर्च समथिंग, मान ली कमरे में कोई चीज खो गई है तो आप उसको ढूंढ रहे हो, तो क्या है? लुक फॉर है, सर्च फॉर समथिंग है, ठीक है। नहीं, डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढ रहे हो, उसका मीनिंग क्या है, तो आप किसका यूज करेंगे? लुकअप का यूज करेंगे। बाकी लुकअप से अगर तुम बात करो तो एक शब्द होता है लुक अप टू, या एक फ्रेजल वर्ब होती है लुक अप टू। आई एम लुकिंग अप टू यू, आई एम लुकिंग अप टू यू मतलब मैं जो है तुम्हें एडमायर करता हूं, ठीक है। नहीं, तुम्हारी जो है तुम्हारे तरह चलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। टू एडमायर समवन, एसबी का मतलब सम्मान होता है, ये बात जानते होंगे तुम, ठीक है। नहीं, तो लुक अप टू होगा टू, बेसिकली टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। एक अगर मैं बात करूं लुक आउट हो सकता है, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है, लुक आउट होगा टू बी केयरफुल। हे लुक आउट, ध्यान से चलो, आगे पत्थर पड़ा है, कुछ और पड़ा है। तो जब हम कहते हैं लुक आउट, लुक आउट मतलब टू बी केयरफुल, ध्यान से चलो, ठीक है, टू बी केयरफुल, ठीक है, टू बी केयरफुल अगर हो गया। उसके अलावा कुछ और याद आ रहा है? एक होता है लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, अहेड मतलब सामने, लुक अहेड मतलब थोड़ा आगे की सोचना, फ्यूचर की सोचना। आई एम लुकिंग अहेड, मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर की सोच रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और मैंने बाकी लुक फोर तो मैंने बता ही दिया, देखो ये फोर तो मैंने नीचे बता दिया ना, ये आ गया क्योंकि मेरे दिमाग में आ ही रहा था, तो मैंने लुकअप बता दिया। दोनों साथ में ध्यान रखना, लुकअप लुक फोर दोनों सर्च फॉर समथिंग है। डिक्शनरी में ढूंढना लुकअप है, नॉर्मल ढूंढना लुक फोर है, ठीक है। नहीं, लुक आफ्टर देखभाल करना चाहो तो वो भी लिख लो भाई, अगर तुम्हारी इच्छा है तो। बोले सर एक साथ ही लिखवा दो, लुक आफ्टर होगा टेक केयर ऑफ समवन, ठीक है। नहीं, हिंदी में कहें तो क्या करना? देखभाल करना, किसी की देखभाल कर रहे हो तो लुक आफ्टर, है ना, ध्यान रखने की बात है। उसके बाद बाकी तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई शब्द इससे रिलेटेड होगा। देखो लुक ऑन तुम कह सकते हो, देखो लुक इनटू होता है टू इन्वेस्टिगेट, लुक ऑन तुम याद रख सकते हो। आई वॉज लुकिंग ऑन द प्रोसेस, है ना, टू ऑब्जर्व, कि मैं क्या कर रहा था? मैं ऑब्जर्व कर रहा था। समथिंग है समवन, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करने की बात अगर है तो लुक ऑन का यूज करेंगे, ध्यान रखना। लुक ऑन टू ऑब्जर्व समथिंग है समवन। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हो गई लुक से रिलेटेड, याद रख लेना, काम की होती है भाई। मैं तुमसे कहूँ इसमें कुछ ट्रिक हो सकती है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 20 नंबर पे आओ।
20 मतलब 19, पेज नंबर 20 है ना, हाँ। शी टाइट द बेल्ट टाइटली अराउंड हर, उसने बेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बांध ली, किसके, वेस्ट के। अब बेल्ट बांधी जा रही है तो वेस्ट के अराउंड जो है बांधी जा रही है। अब अगर तुम कंफ्यूज हो, है ना, वैसे तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, जितने आसान जो है एग्जाम जो है ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। वेस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो एक तो वेस्ट कूड़ा होता है, एक कमर होता है, एक वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, ये तो डायरेक्शन है साहब, अरे ईस्ट वेस्ट की बात करें ये तो डायरेक्शन हो गई ना, ये तो दिशा हो गई, ठीक है। अगर मैं वेस्ट की बात कर लूँ तो ये हो गया ट्रैश, क्या हो गया साहब, ये हो गया ट्रैश, मतलब कूड़ा कचरे की बात कर रहे हो। कूड़ा ही लिख दूं क्या साहब, कैसे लिखते हैं कूड़ा, कूड़ा हो जाएगा, तो पता नहीं कैसे लिखते हैं, देख लेना भाई। तो ये वेस्ट हो गया, कूड़ा हो गया, ठीक है, ट्रैश, वेस्ट। भाई साहब ये इसकी ही बात चल रही है, यही मेरा आंसर है, कमर की बात चल रही है ना, उसने अपनी कमर पे जो है बेल्ट बहुत टाइटली बांध ली, तो ये वेस्ट हो जाएगा साहब। ये भाई साहब इसका तो मुझे जानकारी है नहीं, अपना देख लेना, पता नहीं क्या होता है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, जो सोल्जर है वो डाइड, द सोल्जर डाइड देयर कंट्री। अब भाई बताओ क्या आएगा डाइड देयर कंट्री। देखो अगर मतलब मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि भाई इतनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपनी जो मेरी जो वर्ब की क्लास है मैं वहाँ 2 सेंटेंस करवाता हूँ, ही डाइड दैम और ही किल्ड दैम, और बीच में फिल इन द ब्लैंक करवाता हूँ। ये मेरा एक कॉमन सेंटेंस है जो मैं करवाता ही कराता हूँ, और वो सेम सेंटेंस पेपर में आ गया, देख लो। अगर मतलब कोई पुराना बच्चा होगा जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ा है तो उसको पता होगा, मैं 2 सेंटेंस करवाता हूँ क्लास में हमेशा, जब मैं वो कैब करा सॉरी वर्ब करा रहा होता हूँ, तो उसमें मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की समझ के लिए 2 सेंटेंस लिखवाता हूँ, ही डाइड स्पेस दैम और ही किल्ड स्पेस दैम। मैं वहाँ से ये सिखाना चाहता हूँ कि कब प्रिपोजिशन की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो क्या क्या आएगी, तो वो सिचुएशन आती है, और वो सेम सेंटेंस यहाँ पे आ गया, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदला और कुछ नहीं बदला। द सोल्जर डाइड देयर कंट्री। अब पता है क्या, प्रपोजिशन 2 ठीक हो सकती है वैसे इसमें, देखो, द सोल्जर डाइड इन देयर कंट्री, डाइड फॉर देयर कंट्री। वैसे पता है क्या, इन भी आ सकता है आंसर, वैसे मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, लॉजिकल आंसर तो 4 ही है। किसके लिए, अपने देश के लिए सोल्जर ने जान दे दी भाई, देश के लिए जब भी कोई सोल्जर जान दे रहा होता है तो देश के लिए देता है, तो देश के लिए जान दे दी आप कहना चाह रहे हो, तो आपने 4 का यूज करा, ये मेरा आंसर हो गया, डाइड फॉर द नेशन, किसके लिए, देश के लिए। अब बाकी देखो, वैसे तो मैं ये वाली बात सिखाता नहीं हूँ, लेकिन इन जनरल के लिए का मीनिंग होता है तो 4 होता है, ऐसा मैं हिंदी से चलना नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल के लिए वाली बात होती है तो 4 का प्रयोग कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हाँ बहुत जगह ये चीज़ ठीक हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनकी, देखो पता है क्या, मैंने आपको बताया होगा या आपने इससे पहली क्लास मेरे से पढ़ी है, तो मैंने आपको एट और इन में फ़र्क बताया है। जब जनरली कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं, कोई जनरल लोकेशन की बात करते हैं, किसी इवेंट की, किसी ओकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी बड़ी जोग्राफिक लोकेशन होती है, कंट्री की बात चल रही है, किसी बड़ी सिटी की बात चल रही है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं साहब, इनका यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम ये बात भी समझो, द सोल्जर डाइड इन देयर कंट्री, हो सकता है भाई वॉर चल रही हो, सोल्जर कहीं बाहर गया हो, दूसरे देश में चला गया भाई बोल के, वहां जाके मर गया, तो आउट ऑफ द कंट्री, और इन द कंट्री कहने को तो इन भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिलहाल सेंटेंस की सिचुएशन देखते हुए हम ये मान के चलेंगे कि अपने देश के लिए उसकी जान गई है, तो आप आंसर क्या लगाओ, 4 लगाओ। वैसे कहने को इन भी सही हो सकता है। नेक्स्ट देखो, टू द क्लिफ्स स्लोली क्रम्बलिंग दैम इनटू द ओशियन। भाई साहब बताओ, क्या कर रहे होंगे तुम क्लिफ्स के साथ, बताओ ना, क्लिफ्स को क्या कर रहे होंगे, सोच के देखो। स्लोली क्रम्बलिंग देम इनटू द ओशियन, भाई क्लिफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, और जब क्लिफ्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना, स्लोली जो है क्रम्बलिंग दैम इनटू द ओशन, और धीरे धीरे उनको क्या कर रहे हैं, क्रम्बल कर रहे हैं, किसमें, ओशियन में। तो मुझे लगता है उनको बर्बाद करा जा रहा है। क्लिफ्स को बना तो तुम सकते नहीं हो, तुम कैसे बनाओगे क्लिफ यार, तुम्हारे बनाने का तो है नहीं, तो क्रिएट तो हो नहीं सकता, छुपा भी नहीं सकते तुम। अब भाई तुम समुद्र उसके आसपास की बात कर रहे हो, ओशियन के आसपास जो क्लिफ्स हैं, है ना, चट्टाने वट्टाने हैं, उनकी तुम बात कर रहे हो, तुम उनको छुपा कैसे लोगे यार, ये बताओ, है छुपा लोगे। ऑल्टर करना समझ रहे हो, ऑल्टर करना मतलब टू चेंज, कपड़े चेंज करने के लिए हम ऑल्टर का यूज कर लेते हैं, मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर का यूज कर लेते हैं, तो क्लिफ को मॉडिफाई भी कैसे करोगे तुम, है ना, तो क्या करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। टू डिस्ट्रॉय द क्लिफ्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्लोली क्रम्बलिंग देम इनटू द ओशन, मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है, अच्छा ऊपर भी है क्या सेंटेंस, अरे यार मैं भी ना, सॉरी गाइस मैंने ऊपर वाला, मुझे लगा वो इंस्ट्रक्शन है, द रिलेंटलेस इरोजन बाय द सी कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय द क्लिफ्स। अच्छा ठीक है, द relentless इरोजन बाय द सी जो है इरोजन कर रहा है किसका, क्लिफ्स का, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यू लगातार वो उसको क्या कर रहा है,
डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब टक्कर लगती है बार बार पानी की टक्कर लगती है तो वो चीज़ जो है क्लिप जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। और वही है कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है साहब, वही कर सकता है, हमारे बस की बात तो है नहीं। नेक्स्ट आओ। इसके बाद देखो शी एडहेयर टू, एडहेयर स्ट्रिक्टली कह लो, एडहेयर कह लो भाई, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, पहले मतलब इसी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर में कराया है। देखो एडहेयर टू पता क्या होता है, ये बेसिकली स्टिक टू ही तो है, स्टिक टू समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है सोच के देखो, शी एडहेयर स्ट्रिक्टली टू द कोड ऑफ कंडक्ट, कि वो जो है एकदम दृढ़ निश्चय लेके चलती है, एकदम एकदम चिपक के चलती है। किससे चिपक के चलना, मतलब कॉन्टेक्स्ट, वो एकदम कोड ऑफ कंडक्ट को एकदम सीरियस लेती है। तो एडहेयर टू, स्टिक टू बात एक ही है, एकदम बात पे अड़े रहना, दृढ़ निश्चय बने रहना। किसको लेके, कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। तो एडहेयर टू है, स्टिक टू है, दोनों मीनिंग सेम है, और जनरली मीनिंग सेम है, प्रोपोजिशन ऑलमोस्ट सेम आती है, हमेशा नहीं लेकिन हाँ आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो टू है कहीं, है ये रहा। ये जो शब्द पूछे जा रहे हैं ना, पता है, अगर तुम थोड़ा बहुत भी तुम एग्जामिनेशन से में हो, ये वो शब्द हैं जो ऑलमोस्ट आते हैं, और मतलब ये बहुत बेसिक शब्द हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं तुम सोचो बहुत भारी है, बहुत बेसिक शब्द हैं ये। जनरली ये अगर तुम तैयारी कर भी रहे हो और जो है कि बहुत पुरानी तुम तैयारी करने वाले नहीं हो, तो तुम्हारे लिए तो बहुत काम की चीज़ है। तुम्हें कम से कम इस बात का एक्सपोजर मिल जाएगा कि यार ये शब्द मुझे ध्यान रखने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे तो मैं पता क्या करता था अपने टाइम में, मुझे ना लिखने का शौक था, शौक इन द सेंस कि जैसे वोकैबलरी थी, प्रपोजिशन थी, तो मैं क्या करता था, मैंने पेपर बना रखा था, वोकैबलरी ली, जैसे कोई नई वोकैब आई उस पेपर पे लिख ली, नई वोकैब आई इस पेपर पे लिख ली, तो एक सप्ताह में वो बड़ा हो गया पेपर, है ना, मतलब पेपर मतलब स्टेपलर कर लेता 2-4 पेपर एक सप्ताह में जब वो बड़ा हो जाता था तो उन पूरे को मैं बार बार रिवाइज कर लेता था, 4-5-10 बार पढ़ लेता था, तो दिमाग में बैठ जाता था। उसके अलावा प्रपोजिशन का सही था, मैंने प्रपोजिशन का अलग पेज बना रखा था, जैसे मुझे काम की प्रपोजिशन मिली उसके बाद मैं क्या करता था, थोड़ा उसको सर्च कर लेता था। जैसे माना कोई प्रपोजिशन मिली काम की कि भाई एडहेयर के साथ टू आएगा, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च कर लिया गूगल पे कि इसके साथ कोई और प्रपोजिशन आएगी, तो जनरल ओवरव्यू मिल जाता है गूगल पे सर्च करके कि हाँ जी इसके साथ यही आएगी। क्योंकि हमारे टाइम पे इतने सोर्सेस थे नहीं, मैं तुमसे कहूँगी बहुत ज़्यादा हमारे टाइम पे इतना था कि पता चल जाएगा बड़ी आसानी से, मुश्किल होती थी। लेकिन मैं गूगल पे सर्च करा, थोड़ा बहुत सोचा समझा और उसको कॉपी में उतार लिया कि भाई एडहेयर के साथ टू आएगा, फिक्स है साहब। अब तुम कहो कि सर इसके लॉजिक हो सकते हैं, भाई होने को बहुत चीज़ हो सकती हैं। मैं एग्जाम्पल करो 2-4 बातें समझा भी सकता हूँ जिससे थोड़ी बहुत तुम्हारे दिमाग में आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू बी सेलेक्टेड। उसके अलावा तुम्हारा कोई काम है नहीं कि तुम सोचो कि मैं क्या सीखूंगा क्या नहीं सीखूंगा। हमने सीख लिया एक जमाने में, लेकिन छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। एडहेयर के साथ टू आएगा साहब, याद रखना है, ठीक है नहीं। इंडिफरेंट के साथ टू आएगा, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू होता है, ध्यान रखना है, बस ये चीज़ है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा, याद कैसे रहेगा भाई, रटने की जरूरत नहीं है। 2-4-5-10 बार तुम्हारे सामने क्वेश्चन आते, सब ध्यान हो जाता है, समझे। 2-4-5-10 बार क्वेश्चंस करते रहो सॉल्व एटलीस्ट, ये बात पक्की है, ठीक है। आ जाओ जरा 23 नंबर देखो। द वॉलंटियर्स विल कैनवास कैनोपीज द नेबरहुड टू गैदर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। जो वॉलंटियर्स हैं वो क्या करेंगे, वॉलंटियर्स क्या करेंगे साहब, अप्रोच करेंगे नेबरहुड को, ठीक है, टू गैदर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी के लिए नेबरहुड जो है उनका, आसपास की जो बात चल रही है, अब वो वॉलंटियर की बात चल रही है तो देश से रिलेटेड कह लो, या जो है कोई पार्टी हो सकती है जो अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ रही है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग जो आसपास में क्या करेंगे, सपोर्ट इकट्ठा करेंगे नई पॉलिसी के लिए, ठीक है साहब। तो क्या करेंगे, अब वॉलंटियर्स जो है नए अपने नेबरहुड को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, है ना। तो भाई अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो अप्रोच कौन सा है, टू अप्रोच समवन टू गैदर सपोर्ट गैदर करने के लिए किसी को अप्रोच करना क्या है, कैनवास है। अच्छा, एक सिंगल एस वाला भी होता है, ए फॉर एप्पल। हालांकि सब मीनिंग के हिसाब से ये फोन हमारा आंसर हो गया, लेकिन मैं आपसे कहूँ कैनवास है क्या चीज़। अरे आर्ट बनाते हो, कई बार आर्ट वार्ट बनाते होंगे, आर्ट जो पेपर होता है, एक मोटा पेपर आता है आर्ट करने के लिए, उसको कैनवास कह सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँ, कैनवास जैसे आजकल जो है समय बदल गया, बड़ा मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो मेहंदी के जो, अब जैसे मेरे घर में रिसेंटली शादी हुई है अभी सिस्टर की दिसंबर में, तो मुझे थोड़ा सा पता है कि भाई कैनवास लाने, कैनवास की क्या हुआ कि क्या लाना है, कैनवास लेके आना है। कैनवास क्या कि जी एक वाइट कलर का बड़ा सा पेपर होगा, वो हल्दी वल्दी के बाद उस पर हाथ छपेंगे साहब। तो अब कैनवास नॉर्मल पेपर नहीं होता कि A4 साइज का पेपर है, बहुत मोटा सा पेपर होता है, तो उसको जनरली हम कैनवास बोल देते हैं। अगर मैं कैनवास की बात करूँ, ए फॉर एप्पल की बात करूँ, सिंगल एस वाले की बात करूँ, ठीक है नहीं। पेंटिंग के लिए जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं तो कैनवास उसका जो है बेसिकली हो जाएगा। उसके अलावा
स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ के लिए भी कैनवास का यूज़ कर लेते हैं। अब वैसे उस बात को उसी तरीके से ले लो, मैं कह रहा हूँ पेंट करने के लिए हमारे पास एक वो होगा, पेपर होगा, वो पेपर कह लो या मजबूत मोटा सा कपड़ा कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए जो है एक मोटा कपड़ा या मोटा पेपर जो भी तुम कह रहे हो वो कैनवास होगा, ठीक है, ये हो गई बात, है ना। तो उसके अलावा कैनोपीज, कैनोपीज तिरपाल के लिए यूज़ करते हैं साहब। कैनोपी तिरपाल, तिरपाल समझते हो, पता नहीं तुम समझते होंगे नहीं समझते होंगे। तिरपाल, अरे वो बड़ा सा आता है, किसी चीज़ के ऊपर नाज वाज रख लेते हैं, उसके ऊपर अनाज वनाज, ग्रामीण बच्चा तो समझ पाएगा, अनाज वगैरह रख लेते हैं, कोई सामान रख लेते हैं, उसको बिछा के बैठ जाते हैं, है ना। तो कैनोपी जो है वो तिरपाल होता है। और कैनबीस अगर बात करो तो ये अगर तुम कैनबीस समझ रहे हो तो मतलब कंपटीशन की नज़र से तो अच्छी बात है, लेकिन गलत भी है। ड्रग्स के लिए कैनबीस का यूज़ करते हैं, गांजा वांजा समझते हो ना, तो ये वही है कैनबीस की हम बात करें। अगर तुमने देखा होगा एक पत्ती आती बनी हुई साहब, ये लोग बाग जो है टैटू सा बनवाए फिरते हैं इसका, पत्ती का, मतलब पता नहीं मैंने सही बनाई नहीं, लोगों ने हाथ पे बनवा रखा होता है, ठीक है नहीं। तो भांग, गांजा तो मैं क्या ज़्यादा कह रहा हूँ, भांग की हम बात करते हैं ना, जो भांग होती है, ठीक है साहब, तो भांग को कैनबीस बोल सकते हैं साहब, ठीक है। तो ये भांग हो गई है, इसको ड्रग कह सकते हैं। या आप ऐसा कहो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ ड्रग फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट से रिलेटेड ड्रग जो है, प्लांट से जो ड्रग मिलती है उसको आप कैनबीस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे भाई। प्रेफर के साथ टू आता है, कैसे बता दूं मैं ये बात तुम्हें, प्रेफर के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का। ये सेंटेंस मुझे लगता है अगर 9 शिफ्ट हुई है, 9 शिफ्ट में हर शिफ्ट में एक सेंटेंस प्रेफर के साथ टू वाला आया ही आया है, ठीक है। तो प्रेफर के साथ टू आएगा साहब, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, माई हाउस इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, अमंग द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, अक्रॉस द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, और बिसाइड द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। बताओ साहब क्या कहोगे। यार देखो, अगर तुमने एंड लगा दिया, ठीक है, तो एंड लगाने के बाद तुम्हें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एंड का पेयर किसके साथ बनता है, बिटवीन के साथ बनता है। तो मेरे हिसाब से आंसर फिर बिटवीन ही होगा, सोचने की कोई खास बात है नहीं, बिटवीन के साथ एंड आता है। आप कह रहे हो माई हाउस इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, की साहब एक तो इधर बैंक होगा, एक इधर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, बीच में उसका क्या है साहब, बीच में उसका घर है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो दो चीज़ों के बीच में के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं, और बिटवीन के साथ हमेशा एक कंजक्शन का पेयर बनता है, किसका, एंड का, है ना। एंड का पेयर किसके साथ ही बनता है, बिटवीन के साथ ही बनता है। तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये दो के लिए यूज़ होता है, ये बात पक्की है ना। मैं आपसे कहूँ फॉर टू, दो के लिए, ठीक है। अमंग जो है वो मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, फॉर मोर देन, दो से ज्यादा चीजें, दो से ज्यादा लोगों में बांटनी है तो अमंग या अमंगस का प्रयोग करते हैं। एक बात, दो लोगों में बांटनी है, बिटवीन का यूज करते हैं। तो पहली बात तो अमंग तो आ नहीं सकता, ठीक है, नहीं, अमंग तो आ नहीं सकता भाई। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो अक्रॉस, भाई अक्रॉस कह सकते हो, है ना, आप ये कह सकते हो अक्रॉस का मतलब है दूसरी तरफ, अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ, आप ये कह रहे हो। तो मेरा हाउस जो है वो बैंक के अक्रॉस द बैंक, सही है भाई, बैंक के अक्रॉस है, मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल एंड आ गया, या उसमें तो बिसाइड भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एंड आ गया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंड के साथ किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, क्योंकि बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। शी इज मैरिड, भाई मैरी का ध्यान रखना, नहीं पता है तो, ठीक है। मैरी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है साहब, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब का क्या भी बन जाता है, एक्टिव वॉइस भी बन जाता है साहब, पैसिव वॉइस भी बन जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के दोनों बन जाते हैं, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव बन सकता है। तो मैरी जब एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ किसी प्रकार की प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, तो मैरी के साथ क्या चाहिए, टू चाहिए। मैरी के साथ क्या चाहिए, टू चाहिए, ध्यान रखना। मैरीड टू, टू कहाँ है साहब, ये रहा। जैसे मैं कहता हूं राम मैरीड सीता, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लिखी है। अगर मैं कहूं राम इज मैरीड, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर है, किसका यूज करोगे, टू का यूज करोगे, टू सीता। वैसे पता है ये पैसिव कहने कोई पैसिव कर लो, कह लो, लेकिन ये स्टेट है। मैरिड यहाँ पास पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन तुम स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। मैं पैसिव वैसे कहने की बात है, वैसे ये कॉन्टेक्स्ट है नहीं वो वाला, लेकिन चलो तुम तो इतना ध्यान रखो कि इजमार के साथ थर्ड फॉर्म आई, इजमार के साथ क्या आया, थर्ड फॉर्म आई।
इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आई, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर है तो मैरी के साथ क्या आएगा साहब, टू आएगा। वही कहानी यहाँ पे हुई, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया, डी फॉर डॉग लगाया। नेक्स्ट देखो, दो निकल गए क्या सेंटेंस, ये एक ही निकला है, नहीं अब ठीक है। आई सॉ अ मैन वॉज वेयरिंग अ ब्लैक कोट। आई सॉ मैंने एक आदमी देखा, ठीक है साहब, आदमी देखा। यहाँ पे तुम्हें कुछ भरना है, जो भरना है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है वो, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर तुम रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो तो भाई साहब सेंटेंस के वाक्य के बीच में कई बार किसका यूज़ हो जाता है, वॉट का यूज़ हो जाता है, ठीक है, कई बार विच का यूज़ हो जाता है, कई बार हु का यूज़ हो जाता है, कई बार हुम का यूज़ हो जाता है, ठीक है, कई बार दैट का यूज़ भी हो जाता है। तो ये शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकता है साहब, एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है और साथ में कंजक्शन का काम करता है, ध्यान रखना। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में आएगा तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो तुम्हें अलग से कंजक्शन रखने की जरूरत नहीं है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, मतलब ये जो व्हाट, विच, हु, देम, हुम, दैट होंगे, ये खुद से ही कंजक्शन बन रहे होंगे, तो तुम्हें अलग से कंजक्शन देने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये या तो सब्जेक्ट बनेंगे या क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई, और दूसरा, इनसे पहले एक नाउन या प्रोनाउन रखा होता है साहब, ध्यान रखना। मैन से पहले क्या रखा है, सॉरी, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या रखा है, ये एंटीसीडेंट रखा है। एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले रखा हुआ शब्द। इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले नाउन रखा है गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले क्या रखा है, नाउन रखा है। और हमें ये देखना होता है कि नाउन लिविंग है, नॉन लिविंग है। कभी भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है कि विच आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, कभी भी हमें ये चुनना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नाउन कैसा है, लिविंग या नॉन लिविंग। फिलहाल ये कैसा है, लिविंग है। देखो अगर ये नॉन लिविंग होगा, कैसा होगा ये, नॉन लिविंग होगा, तो वॉट या विच का यूज करेंगे, एक बात ये। और अगर ये लिविंग होगा, अगर ये नाउन कैसा होगा, लिविंग होगा, तो ये हु या हुम का यूज करते हैं, ठीक है। दैट, भाई दैट दोनों के लिए भी आता है, लिविंग के लिए भी सही है और नॉन लिविंग के लिए भी सही है, दैट दोनों के लिए सही है। फिलहाल मैं आपसे कहूं मैन कैसा है, लिविंग है। अगर लिविंग है तो विच का यूज नहीं कर सकते, लिविंग है तो अच्छा बचा हु या हुम। अब तुम कहोगे हुज, हुज भी गलत है बच्चे, क्योंकि हुज के बाद नाउन चाहिए होता है ना, हुज के बाद क्या चाहिए होता है, नाउन। हुज अकेला नहीं आता। जैसे मैं कहता हूं रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हुज आ रहा है तो हुज अपने तुरंत बाद क्या लेके चलेगा, नाउन लेके चलेगा। हुज अकेला नहीं चलता। जैसे मैं कहता हूं हुज इज दिस या हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो हुज अकेला नहीं आता, हुज अपने साथ नाउन लेके आता है ना। वैसे सेंटेंस ये भी सही है, हुज इज दिस, और मैं ये भी सही है, हुज पेन इज दिस। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जनरली हुज तब रखते हैं जब इसके बाद नाउन रखा होता है, खास करके उस सिचुएशन में जब वो बीच में आया हूँ। ये तो मैंने इंटरोगेटिव वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। मैं कहूँ आई डोंट नो हुज बुक इज दिस, मुझे नहीं पता ये किताब किसकी है, तो आई डोंट नो हुज इज दिस नहीं, आई डोंट नो हुज बुक इज दिस, तो हुज अपने साथ नाउन लेके आता है। यहां पर तो तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब आ गई। अरे तुरंत बाद वर्ब आ गई तो हुज का प्रयोग करना सही है, गलत, गलत। विच नहीं आएगा क्योंकि एंटीसीडेंट कैसा है, लिविंग है। अब मैं कहूं हुम आएगा या हु आएगा, भाई ध्यान रखना, अगर तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए तो हु आएगा, अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम आएगा। मुझे बताओ, ये तुम्हारी वर्ब रखी है, इस वर्ब से पहले क्या आएगा, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ब्लैक कोट क्या बनेगा, ब्लैक कोट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और वर्ब से पहले क्या आता है साहब, सब्जेक्टिव केस। तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए तो आंसर क्या बनेगा, हु बनेगा। इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, फिलहाल में नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा टॉपिक है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 2 घंटे ले लेता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, समझने लायक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, दिमाग खुल जाता है एकदम, है ना। तो टाइम तो लगता है भाई। नेक्स्ट आओ, प्लीज स्विच। हम स्विच करेंगे तो क्या करेंगे यार, लाइट या तो खोल दो कहोगे तुम किसी को, या बंद कर दो, तो या तो स्विच ऑन द लाइट होगा या स्विच ऑफ द लाइट होगा। अब ऑन ऑप्शन में है नहीं, ऑफ है, तो आंसर डी लगा लो साहब। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो साहब, पार्ट, पार्ट आया ना, द विटनेस वॉज रिलेक्टेंट टू पार्ट वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो विटनेस है वो रिलेक्टेंट था, रिलेक्टेंट किस बात के लिए था, टू पार्ट, है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन, बहुत जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए रिलेक्टेंट था, इच्छुक था साहब, मान लेते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रपोजिशन क्या आएगी पार्ट के साथ, ठीक है। नहीं, देखो पार्ट के साथ 2 प्रपोजिशन आती है।
अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखना ध्यान से, मैंने तुम्हें दो बातें लिखी, पार्ट के साथ एक तो विद आएगा, पार्ट विद, या फिर पार्ट फ्रॉम आता है, ठीक है। पार्ट मतलब अलग होना, है ना, पार्ट विद मतलब किसी से बिछड़ना, किसी से अलग होना, पार्ट विद समथिंग, किसी चीज़ से अलग होना, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मनी की आप बात कर रहे हो, पैसे वगैरह से, पैसे वगैरह की बात कर रहे हो, कोई चीज़ पैसे वगैरह तुमसे अलग हो गए, छिन गए हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में किसका यूज़ करेंगे साहब, उस कॉन्टेक्स्ट में किसका यूज़ करेंगे, पार्ट विद का, ठीक है। नहीं, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ ना, इसके लिए हम ये कह सकते हैं, देखो अगर तुम और थोड़ा डिटेल में समझना चाहो, टू गिव समथिंग, है ना। पार्ट विद होता है किसी चीज से अलग होना, कोई चीज दे देना, किसी को कोई चीज दे देना, किसी चीज से अलग हो जाना, लेकिन अलग किस कॉन्टेक्स्ट में हो जाना, कॉन्टेक्स्ट में ऐसे किसी ऐसी चीज से अलग होना जिससे तुम अलग होना नहीं चाहते। तो पार्ट मतलब अलग होना, एक तरीके से किसी चीज से तुम बिछड़ रहे हो, मान लेते हैं साहब बिछड़ रहे हैं, लेकिन बिछड़ किससे सकते हो, लोगों से बिछड़ सकते हो, किसी चीज से बिछड़ सकते हो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास भाई कोई बड़ी अनमोल चीज है, मैं कहता हूँ ये पेन मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है यार, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट पेन है, कलम जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है साहब ये, तो ये कोई समथिंग हो गया। तो अगर मैं इस पेन से बिछड़ने की बात करूं, इस पेन से अलग होने की बात करूं, तो ऐसे में पार्ट विद का आप यूज करेंगे, क्योंकि समथिंग की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से अलग होना, बोले यार ये तो मेरा बड़ा खास था, कोई सहेला तुम्हारा, कोई तुम्हारी सहेली, ऐसा कुछ है कि अरे क्या बताएं बस कि हम अलग हो रहे हैं तो बड़ा दुख हो रहा है, या कुछ भी ऐसा, किसी पर्सन से अलग हो रहे हो, इमोशनली तुम अलग हो रहे हो किसी से, है ना, एकदम चंद से जो टूटे कोई सपना, है ना, ऐसा वाला कुछ कॉन्टेक्स्ट है, पर्सन से अलग हो रहे हो, कुल मिला के मेरा ये कहना है। तो उसके लिए किसका यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे, व्यक्ति से अलग होने के लिए फ्रॉम का, वैसे विद का यूज करोगे। अगर बात समझे हो तो जरा ऊपर आ जाओ। द विटनेस वॉज रिलेक्टेंट टू पार्ट वाइटल इन्फॉर्मेशन, भाई इन्फॉर्मेशन वो देना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी फिलहाल वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, ठीक है। नहीं, तो अगर मैं बात करूं, इन्फॉर्मेशन जो है वो किस में आएगी, समथिंग में आएगी, समवन में आएगी, समथिंग में आएगी साहब। अगर समथिंग में आएगी तो आंसर क्या बनेगा, विद बनेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं तुमसे पूछूं पार्ट का मीनिंग क्या निकलता है, टू गिव समथिंग मतलब पार्ट विद, है ना। अगर मैं कहता हूं टू गिव समवन बट यू डोंट वांट टू, किसी को कोई व्यक्ति तो दे नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी, तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे देना या कुछ और चीज ऐसी दे देना जो तुम देना नहीं चाहते, पार्ट विद है, ठीक है। नहीं, किसी पर्सन से अलग होना पार्ट फ्रॉम है, ठीक है, याद रखना। और बताऊं बहुत जरूरी है भाई, पेपर में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना, पार्ट के साथ विद या फ्रॉम बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आएगा पेपर में, मतलब मैं बता रहा हूं प्रॉपर, मतलब ना है ही नहीं इसमें, ठीक है। आ जाओ 30 नंबर, देखो साहब, द ऑफिशियल्स कनीव द इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। नहीं, देखो अब वैसे तो इसके कनीव के साथ दो आती हैं, या तो विद आता है या ऐड आता है, ठीक है। नहीं, कनीव विद होता है, कनीव ऐड होता है, अच्छा विद तो है, अच्छा विद और ऐड दोनों दे रखे हैं साहब, ठीक है। नहीं, विद और ऐड, मतलब जैसा मुझे याद आ रहा है, देखो अगर ऑफिशियल्स का मतलब समझ रहे हो, एक होता है ऑफिसर, एक होता है ऑफिशियल्स, ऑफिसर ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, ऑफिसर होता है अधिकारी, ऑफिशियल होता है कर्मचारी। तो आपने किसी कर्मचारी की बात करी, जो कर्मचारी है, आप कह रहे हो कनीव्ड, कनीव्ड का मतलब होता है टू वर्क सीक्रेटली, है ना, कनीव्ड का मतलब किससे निकलेगा, टू वर्क सीक्रेटली। जो ऑफिशियल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सीक्रेटली काम कर रहे हैं, द इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। नहीं, अब इलीगल एक्टिविटीज का मतलब है, तुम यहां पर एक बात बताओ, दो तरीके से हो सकता है कोई आदमी ऑफिशियल जो है सीक्रेटली काम कैसे कर सकता है, या तो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है ना, किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो आपने समवन की बात करी, किसकी बात करी साहब, समवन की बात करी, कनीव्ड विद, आप कह सकते हैं विद द थीव्स, जो है द ऑफिशियल्स कनीव्ड विद द थीव्स, मतलब चोर, जो ऑफिशियल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं किसके साथ, थीव्स के साथ, कैसे, सीक्रेटली तरीके से। उसके बाद मैं कहूं एट समथिंग, एट समथिंग का मतलब है कि भाई किसी चीज को लेके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, ऐसा मान करो। कनीव्ड एट का मतलब है टू वर्क सीक्रेटली, का मतलब है द इलीगल एक्टिविटीज, जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस बात का पता है, इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको इस बात का पता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और वो उनको छुपा रहे हैं। टू हाइड समथिंग
है ना, किसी चीज को छुपाना जो तुम्हें पता है इलीगल है ना, गलत है, और उसको तुम छुपा रहे हो। द ऑफिशियल कनीव्ड एट द इलीगल एक्टिविटीज। कनीव्ड एट का मतलब यहां पे क्या निकलेगा कि वो सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, किसी चीज को छुपा रहे हैं, है ना, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है नहीं, या ऐसा कह लो कनीव्ड अगर मैं बात करूं, कनीव्ड एट का मतलब निकल सकता है सीक्रेटली अलाउइंग, समथिंग इलीगल। किसी इलीगल चीज को सीक्रेटली आप अलाउ कर रहे हो तो उसके लिए आप कनीव एट का यूज करेंगे, ठीक है नहीं। किसी के साथ मिलकर बात कर रहे हो तो आप कनीव विद का यूज करेंगे। बाकी आंसर मेरा एट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने किसकी बात करी है, पर्सन की बात नहीं, एक्टिविटी की बात करी है, तो एट आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब मैं कहूँ कि पिछले 30 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अच्छा था तो ये ठीक था थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। लिख लेना दोनों बातें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है ना तो कंपेरिजन वाली एक वो बना लो, कॉपी में लिखते रहा करो, कनीव डेट कनीव डेट। जैसी जो प्रपोजिशन ना खास करके कंपैरिजन वाली तो ध्यान रखनी पड़ेगी, जब दो तरीके चल रही हो, समवन के साथ अलग आ रही हो, समथिंग के साथ अलग आ रही हो, याद रखनी पड़ेगी भाई। और ऐसी प्रपोजिशन पूछी भी जाती हैं जो समवन के साथ अलग है, समथिंग के साथ अलग है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आ जाओ, शी हैज ग्रेट अफेक्शन, भाई अफेक्शन की बात कर रहे हो ना, अफेक्शन फॉर समथिंग होता है, ठीक है नहीं, अफेक्शन फॉर समथिंग, अफेक्शन फॉर समथिंग। शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ब्रदर, फॉर हर फैमिली, ठीक है नहीं, फॉर हर फ्रेंड। किसी चीज को लेके लगाव होना बहुत ज्यादा, अफेक्शन फॉर होता है, और फॉर यहां है, ये मेरा डी फॉर डॉग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 32, महेश थ्रू द बॉल बट ही कुड नॉट कैच इट। अच्छा ठीक है, ओहो भाई मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, समझाने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है, समझाने लायक है। देखो क्या हो गया, नहीं भाई सीरियस नहीं लेना इतना, इधर आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करूँ ना थ्रो की, तो इसके साथ दो प्रपोजिशन आ सकती है बच्चे। अगर ऑप्शन की बात करूँ, एट भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, सोच के देखो कैसे। जैसे मैं ये कहता हूँ थ्रो का मतलब फेंकना है, थ्रो का मतलब किससे फेंकना है। अगर मैं कोई चीज़ फेंक रहा हूँ तुम्हारी तरफ, माना ये मेरे पास पेन है और मैं फेंकता हूँ तुम्हारी तरफ, ठीक है नहीं, इसके दो मकसद हो सकते हैं फेंकने के। एक मकसद हो सकता है मैंने तुम्हारे मारा, नहीं पड़ेगा है, नहीं पड़ेगा, मैंने मारा पेन फेंक के तुम्हारी तरफ कि भाई वो तुम्हारे आगे लगा, मेरा मकसद था कि तुम्हें मारूं, है ना, पेन देने का मकसद नहीं। इसका क्या करोगे, कॉपी पे नहीं चलता है, ये बोर्ड पे चलेगा बस। तो मेरा मकसद था कि पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा, मैंने पेन फेंक के मारा तुम्हारी तरफ, मैंने पेन फेंक के मारा, तो वो तुम्हें टारगेट करा, मैंने क्या करा, तुम्हें टारगेट करा, तुम्हें मारने के लिए टारगेट करा गया। थ्रू के साथ क्या आएगा सिचुएशन में, एट आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं टारगेट के लिए किसका यूज करते हैं, एट का। टारगेट के लिए किसका यूज करते हैं, एट का। लेकिन ठीक है नहीं, ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें पास कर रहा हूं कि अच्छा तुम पढ़ रहे हो, नॉर्मल पेन नहीं है मेरे पास, कहीं नहीं है फिलहाल, बैग में पड़ा हुआ कहीं, तो तुम जो है कोई चीज़ में तुम्हें पास कर रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैंने पेन दिया कि ले तेरे पास पेन नहीं है, इस वाले पेन से लिख ले। तो जब मैंने वो तुम्हें दिया तो अब मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा हूं, तुम्हें पेन दे रहा हूं, तो तुम हो गए रिसीवर। तुम कौन हो गए, रिसीवर। और रिसीव करने के लिए प्रपोजिशन क्या आती है साहब, टू आती है, ठीक है। रिसीव करने के लिए रिसीवर, फ्रॉम होता है सेंडर, टू होता है रिसीवर, प्रपोजिशन दो होती है, सेंडर रिसीवर की दो प्रपोजिशन है, भेजने वाला फ्रॉम, रिसीव करने वाला टू। तो फ्रॉम और टू, भेजने वाला फ्रॉम हो गया, रिसीव करने वाला टू हो गया, जय माता दी, क्या ही समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ही, एक एग्जांपल दे देता हूं, बाकी देखो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता कई बार ना, अच्छी चीजें समझ लो, आता होगा तो आगे निकाल लेना साहब, और क्या कर सकता हूं, मैं चाहता नहीं तुम्हारा किसी प्रकार से टाइम वेस्ट हो, बस मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर तुम्हें दे पाऊं। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें आता है भाई, आगे बढ़ा लो, कोई बात नहीं। ही थ्रू द बॉल, बताओ साहब, उसने बॉल को फेंका, किसकी तरफ फेंका, हिम की तरफ, या जेंडर बदल लेते हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि दोनों एक ही हैं, नहीं,
ठीक है। ही एक व्यक्ति है, उसने फेंका, किसको फेंका? बॉल को फेंका। कहाँ फेंका? हर की तरफ फेंका। अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 आएगा एट आएगा, कि 2 आएगा एट आएगा, तो तुम समझदार हो तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि 2 या 8 में से क्या आएगा। यही भी समझ में आना चाहिए कि दोनों ही सही है भाई, 2 भी सही है और 8 भी सही है, क्योंकि ऊपर वाली सिचुएशन है नहीं। ऊपर में तो उसने क्लियर कर दिया ना, बट ही कुड नॉट कैच इट, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सका। इसका मतलब उसने उसको पास करा था, उसको अटैक नहीं करा गया था, वो उसको पकड़ नहीं सका। अगर वो उसको पकड़ नहीं सका मतलब उसको अटैक नहीं करा गया था, उसको पकड़ाया गया था कैच करने के लिए कि भाई ले बॉल पकड़ ले। उसने जो बॉल है फेंकी, उसने उसकी तरफ बॉल फेंकी, तो वो रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो फिर आंसर तो क्या होगा? 3 के साथ क्या आएगा साहब? आंसर तो ये बनेगा 3-2। लेकिन मैं कह रहा हूं एट भी आता है। कैसे आता है जरा देख लो। अब इसमें देखो, मैंने यहां पे नहीं बताया कि ही ने हर की तरफ बॉल किस इंटेंशन से फेंकी। हो सकता है हर ही को गुस्सा आ रहा हो, उसने हर की तरफ बॉल फेंक के मारी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ही ने बॉल फेंकी हर की तरफ, उसको टारगेट करते हुए मारी उसने बॉल जैसे उसने मारी, टारगेट अगर है, ठीक है, उसको मारना चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है, कपल्स होते हैं भाई मजाक में मार रहे हैं, अरे बॉल फेंक के मारी इसको कि भाई इसको लग जाए, मजाक में फेंक रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, क्या है? एट है। तुम चाहते हो कि लो तुम मुझे बॉल कराओ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या तुम बॉल कैच करो, कैच करने का मकसद है, किसका यूज करोगे? 2 का। दोनों सही है, दोनों ही सही है। अगर बात समझ में आई हो तो मुझे लगता है बढ़िया है, आगे चलते हैं, ठीक है। अगर बात समझ में है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ऐसा भी तो कहा जाता है वीडियो के बीच में, यार पता नहीं मुझे कब पड़ेगी इस बात की आदत, मैं तो अभी नया हूँ इस क्षेत्र में, मैं बड़ा जो हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, द स्टूडेंट्स वर कीन, कीन के साथ कौन आता है? उत्सुक। कीन होता है उत्सुक होना, है ना, है ना। कीन क्या होता है? किसी बात को लेके उत्सुक होना। बड़ा अजीब लिखा गया, छोड़ो, उत्सुक हिंदी में देख लेना, है ना। किसी बात को लेके बहुत सारा उत्सुक हो, एक्साइटेड हो। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड फॉर पार्टिसिपेशन और कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। उत्सुक होना, कीन के साथ ऑन का यूज करेंगे, ऑन आगे। तो वो बोलता है कि 1 घंटा 1 मिनट हो गया है। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या कर दूंगा, लेकिन सेंटेंस मतलब 2 क्लास करनी पड़ेगी, 2 से कम में काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आओ, द मिनिस्टर वॉज अप्रेज्ड, द मिनिस्टर वॉज अप्रेज्ड द करंट सिचुएशन। अच्छा, अप्रेज नहीं, अप्राइज है। ओहो, अब मैं समझू ना, ये हो ना, द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड। अप्राइज का मतलब यहां पर क्या है? इन्फॉर्म करने से है ना। अप्राइज क्या है? टू बी इन्फॉर्म्ड। द मिनिस्टर वॉज इन्फॉर्म्ड, है ना। अप्राइज का मतलब किससे? टू बी इन्फॉर्म से। इन्फॉर्म या नोटिफाइड कह लो, इन्फॉर्म कह लो, एक ही बात है। टू बी इन्फॉर्म, मिनिस्टर को क्या किया गया? इन्फॉर्म किया गया, है ना। और क्या, किसके बारे में? करंट सिचुएशन के बारे में। तो अगर मैं देखूं फिलहाल जो है ऑप्शन क्या हमारा सही हो सकता है? ऑफ सही हो सकता है साहब, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। किसके बारे में बताया गया है तो ऑफ ही आएगा। किसके बारे में? ऑफ दिस, ऑफ दैट, इसके बारे में, है ना। तो अब वही वाली बात है, ऑफ द करंट सिचुएशन, अप्राइज्ड ऑफ द करंट सिचुएशन। देखो, एट, अबाउट, टू, ये तो प्रपोजिशन भी गलत है ना। हालांकि 4 देता तो एक बार को ठीक होता, तुम्हें कंफ्यूजन तो बढ़ता थोड़ा सा। अप्राइज 4 किसके लिए बताया गया? करंट सिचुएशन के लिए, या फिर ऑफ, तो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होता। उसने ऑप्शन इतने बकवास दे दिए, ठीक है। आ जाओ जरा 35, द बुक कंसिस्ट। भाई कंसिस्ट के बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस एरर में ही पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। कंसिस्ट के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? कंसिस्ट के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑफ का। और कंसिस्ट जो है वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए इसके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। हमेशा कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना, या किसी से मिलकर बना होना, है ना। किसी से मिलकर बना होना। तो किसी से मिलकर बना होना क्या है भाई साहब? कंसिस्ट है। बाकी कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। इसके साथ एक शब्द और आता है साहब याद रखने के लिए, कंप्राइज। कंप्राइज भी सेम ही शब्द है। कंप्राइज का मतलब भी होता है किसी चीज से मिलकर बना होना, बिल्कुल सेम शब्द है, किसी चीज से मिलकर बना होना। लेकिन कंप्राइज के साथ अच्छी बात यह है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कंप्राइज कैसी वर्ब है साहब? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो प्रपोजिशन क्यों लेगी? अपना और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, प्रपोजिशन नहीं लेगी। लेकिन हाँ, कंप्राइज का यूज अगर पैसिव वॉइस में हुआ है, अगर स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, या पैसिव वॉइस में हैज, हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म आ गया, तो अगर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है तो कंप्राइज के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ये दोनों ध्यान रखना है,
कंप्राइज के साथ ऑफ आता है पैसिव वॉइस में, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है हमेशा, क्योंकि कंसिस्ट इंट्रांजिटिव है, कंप्राइज ट्रांजिटिव है, तो कंप्राइज के साथ ट्रांजिटिव में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन पैसिव वॉइस हुआ कंप्राइज का तो फिर किसका यूज करना पड़ेगा, ऑफ का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 36 नंबर देखते हैं साहब, आ जाओ जरा। शी रेड द स्टोरी अलाउड टू द क्लास इन अ काम एंड स्टडी, एकदम शांत, एकदम काम एंड स्टडी। अब कैसे, मैनर, अरे तुम काम करने का तरीका बता रहे हो ना, सोच के देखो। उसने एक स्टोरी पढ़ी, किस तरीके से पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, बहुत शांति से पढ़ी साहब, काम एंड स्टडी मैनर में पढ़ी, काम करने का तरीका बता रहे हो ना, और मैनर ही तरीका है। और दूसरी बात, अगर तुम समझते हो तो जब आप एडवर्ब पढ़ते हो, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं, जब आप एडवर्ब पढ़ते हो तो आप एडजेक्टिव को कई बार एडवर्ब में चेंज करते हो। तो बहुत से एडजेक्टिव होते हैं जिनको एडवर्ब में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, इन अ मैनर का। किसका यूज करते हैं, इन अ मैनर का। ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ऑलरेडी एलवाई होता है, जब उनको एडवर्ब में बदलते हैं तो इस तरीके से कुछ बदलते हैं। तो देखना जरा, अगर तुम इतना भी जानते हो तो इन अ मैनर, इन अ मैनर। अब बाकी उसके अलावा देख लो ऑप्शन, बाकी तो वैसे बकवास ऑप्शन है, ठीक है। नहीं, मीनर की अगर बात करें तो मीनर मीन से बना है ना, मीनर किससे बना है, मीन से। तो मीन तो मतलबी वाला मीन हो गया, है ना, टू बी वेरी अनकाइंड, ऐसा कह लो, ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ अनकाइंड टाइप का आदमी है, बहुत ज़्यादा दयालु नहीं है, या फिर क्रूअल कह लो, ठीक है। उसके अलावा क्या कह सकते हो नेक्स्ट भाई, मोनार तो मुझे लगता है, मोनार तो मुझे पता नहीं, ऐसे ये मैनोर तो पता नहीं मुझे क्या है। माइनर जो है वो माइन में काम करने वाला हो सकता है ना। माइनर जो है वो क्या है, वो लोग जो माइन में काम करते हैं, माइन मतलब कोल माइन वगैरह में काम करने वाले लोगों को माइनर बोल देंगे। ये भाई देख लेना, कुछ होता है ऐसा शब्द, मेरी नज़र में तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर देख लिया, आंसर हो गया ए फॉर एप्पल, ठीक है। 37, द स्टूडेंट्स ओह डिड नॉट कंप्लीट, हैज़ नॉट कंप्लीटेड, वॉज नॉट कंप्लीटेड और हैव नॉट कंप्लीटेड। भाई साहब अगर तुम समझदार हो तो येट आया है, येट की हिंदी होती है अभी भी, येट की हिंदी होती है अभी भी। और ध्यान रखना, येट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, टेंस में पढ़ना भाई, मैं यहाँ एक्सप्लेन करने का नहीं सोचूंगा, ध्यान रख लो। येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब समझते हो, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। भाई हैज हैव है, नहीं है। भाई हैज हैव है, नहीं है। भाई हैज हैव है, हैज हैव है। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट के साथ हैव तो आने से गया, आंसर क्या बनेगा, ये रहा देखो, डी फॉर डॉग, ठीक है। 37 हो गया। नेक्स्ट देखो 38, शी वॉज अनॉयड। भाई अनॉय के साथ किसका यूज करोगे मुझे बता दो, ठीक है। नहीं, अनॉयड, अनॉय विद समवन और अनॉय एट समथिंग होता है भाई, ठीक है। अनॉय विद समवन और अनॉय एट समथिंग। भाई ये सेंटेंस भी जो है एरर में, उसमें पूछा गया था, एरर या फिल इन द ब्लैंक में, मुझे इतना तो याद नहीं रहा कहाँ पूछा गया था, लेकिन एनॉय पहले भी आ चुका है। मैं तुम्हें ये बताता इसलिए चल रहा हूँ पहले आ चुका है, क्योंकि तुम सेंटेंस की इंपॉर्टेंस समझ लो कि एनॉय जो है इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार आ रहा है, तो अगली बार भी आ सकता है। 26 वाले तैयार रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप सीजल दे रहे हैं, स्टेनो दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आओ, शी वॉज अनॉयड द नॉइस, अनॉयड विद समवन, अनॉयड एट समथिंग, ठीक है साहब। तो अगर मैं कहूँ नॉइस की बात कर रहे हो तुम, सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हो, नॉइस की, तो नॉइस तो समथिंग है, और अगर समथिंग है तो एट का यूज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 39, द टीचर एडवाइज हिम टू एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन के साथ किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। मतलब ये ऐसा शब्द है, मुझसे रोका भी नहीं गया समझाने के लिए। एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी चीज का परहेज करना। द टीचर एडवाइज हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी चीज से बचना, है ना, परहेज करना किसी बात का। किससे परहेज करना, बैड कंपनी से, बुरी कंपनी से, ठीक है। एब्सटेन के साथ किसका यूज करते हैं साहब, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की जो है क्लास का। द ऑडियंस वॉज mesmerized द स्पीकर्स इलोक्वेंस। इलोक्वेंस होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, अपनी भाषा, किसी भी भाषा को इन अ क्लियर वे, बहुत यूज करना बहुत बेहतर तरीके से। इलोक्वेंट होता है अच्छा वक्ता। इलोक्वेंट मतलब, इलोक्वेंट एक पर्सन के लिए यूज करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ ही इज इलोक्वेंट, मतलब वो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोल पाता है ना, बहुत अच्छा बोल पाता है। इलोक्वेंस होगा द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ क्लियर एंड बेहतरीन मैनर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से किसी आर्ट को जो है यूज कर पाना, किसी आर्ट को, किसी कला को, मतलब बोलने की कला को यूज कर पाना, बहुत अच्छे से बोल पाना, इलोक्वेंस है। बाकी द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड, ऑडियंस जो है वो क्या हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी, ये लिखा है। अब मंत्रमुग्ध हो गई थी किससे,
बाय द स्पीकर्स इलोक्वेंस। भाई पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में भाई आप डूअर बता रहे हो किसका यूज़ करोगे, बाय का यूज़ करोगे। ऐसा यहाँ फिक्स कुछ नहीं, तुम सोचो मैस्मराइज के साथ बाय लगा दो, मैस्मराइज पैसिव का कॉन्टेक्स्ट है इसलिए आपने बाय का यूज़ किया है, ठीक है। 40 सेंटेंस हो गए साहब, 40 के बाद 41, ठीक है। देखो मैं ना वैसे भूल जाता हूँ, ठीक है, जनरली तो मैं भूल ही जाता हूँ, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे रिकॉल करने की कोशिश करी है पीडीएफ का क्या करें। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, अभी जैसे मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये क्यूआर कोड एक इसमें जनरेट होता है, पता नहीं मुझे लगता है तुम लोगों को मैं ही डाउनलोड कर पाऊंगा सेम वाईफाई पे, कैसा, मैं खुद नया हूँ इस मामले में। एक क्यूआर कोड इसमें जनरेट होता है, तो उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 40 तक तो जो मैंने करा है वो आएगा, और 40 से आगे की जो पीडीएफ होगी वो खाली आएगी, ठीक है। तो 40 से आगे की पीडीएफ खाली इसलिए आएगी क्योंकि अभी उस पर कुछ करा नहीं है। 40 तक की पीडीएफ तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, वो उसमें जो मैंने लिखा है वो तुम्हें लिखा लिखाया मिल जाएगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है पढ़ने की तो देख लो, बच्चे पीडीएफ मांगते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो है मैं अब टेलीग्राम वगैरह भी बना लूँगा आजकल मैंने कर दिया है, मतलब तैयारी उसकी, टेलीग्राम वगैरह 1-2 दिन में मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ डाल दिया करूँगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके चले जाया करो। और बस और क्या, थोड़ा सा वैसे मुझे लगता है आजकल जो है 1-2 दिन से PQRS वाली वीडियो अच्छी गई है, तो आई एम फीलिंग अ लिटिल मोटिवेटेड, हाँ कि सही चल रहा है, चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो किसी के काम आ रहा है ना, किसी को थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करने लायक है, या ये पीडीएफ एक्सपोर्ट कर पाएगी। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट लिखा तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक एक्सपोर्ट होगा। इतने थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, मुझे लगता है अगर ये क्यूआर कोड जनरेट कर ले 1-2 मिनट, ठीक है। पढ़ते रहो, कुल मिला के मेरा कहना तो यही है कि स्टेनो आ रहा है, बहुत नज़दीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बहुत से बच्चे क्लोज टेस्ट के लिए कह रहे थे, है ना, कि क्लोज टेस्ट करवा दो या पैसेज करवा दो। इसके बाद क्लोज टेस्ट ही कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। क्लोज टेस्ट के बाद देखूंगा पैसेज करवा दिया, क्या करा दिया, ठीक है। और क्लोज टेस्ट के बाद पैसेज या वोकैबुलरी करवा देंगे। अगर मैं ग्रामर की नज़र से देखूं तो इसको कराने के बाद ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद वोकैबुलरी बची है और कॉम्प्रीहेंशन बचा है ना। ये वाली इस वाली क्लास के बाद ग्रामर कंप्लीट है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद केवल एक बात बची है दो बात बची है, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन इसकी क्लोज टेस्ट की पीपीटी मैंने तैयार कर ली है, तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आई जाएगी 1-2 दिन में, ध्यान के रख लेना, देख लेना, है ना, ठीक है। क्यूआर कोड आ गया है, एक बार स्कैन करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो, पीडीएफ डाउनलोड हो रही हो, तो एटलीस्ट कमेंट करके बता देना कि हाँ डाउनलोड हो गई है, वरना मैं तो बता ही दूंगा, चलो खैर, मतलब 1-2 बच्चा कोई ना कोई कर देगा, आप लोग भी कर देना, कोई समस्या नहीं है कि डाउनलोड हो रही है, ठीक है। कर लिया इसको स्कैन। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, ठीक है, चलो।